अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब को जेल से अस्पताल मुंतकिल किया गया है। क्या तफसीलात हैं वो आपसे शेयर करूंगा। जेल में कैद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट खत लिखा है, उसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करूंगा। मखसूस नशिस्तों के केस के हवाले से पेशरफ्त है, क्या हो रहा है मखसूस नशिस्तों वाले केस में, उस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं। और उसके साथ साथ भारत की जानिब से अब एक नया प्लान बनाया जा रहा है, उस प्लान की क्या तफसीलात हैं वो भी आज के इस व्लॉग के अंदर आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। लेकिन सबसे पहले इमरान खान साहब को जो जेल में ब्रीफिंग देने वाली बात है, जिसके हवाले से मैंने पिछला अपना व्लॉग भी बनाया था, अब अलीमा खान साहिबा से भी इस हवाले से आज क्वेश्चन हुआ। एक सहाफी ने उनसे पूछा कि इमरान खान को जेल में जंग पर ब्रीफिंग दी गई है, तो उसके जवाब में अलीमा खान साहिबा ने कहा कि DGISPR खुद ये बताएं तो फिर बताना, कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। जब भी इमरान खान एहतजाज की कॉल देता है तो रिहाई और मुज़ाकरात की बातें शुरू कर दी जाती हैं। ये अलीमा खान साहिबा ने कहा है। और जिस तरह पहले भी मैंने आपसे शेयर किया कि जिस तरह के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं वो अगले कुछ दिनों में पता चलेगा, लेकिन माजी में भी इस तरह के दावे होते रहे। और जो खबर इतनी आसानी से जिन्होंने ब्रीफिंग दी है उनकी खबर भी बाहर आ गई। अमूमन जब कोई ऐसी बात होती है तो किसी को पता भी नहीं चलता, वो इतनी जल्दी खबर इस तरह बाहर नहीं आती। पर एनीवे, अभी अगले कुछ दिनों में चीजें क्लियर हो जाएंगी। अलीमा खान साहिबा भी जो है वो भी इस हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही हैं। जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया था कि जुनैद अकबर साहब ने भी एक जगह पे कहा कि मैं जी कॉम्प्रोमाइज रहनुमाओं के साथ या कॉम्प्रोमाइज क़यादत के साथ मैं एहतजाजी तहरीक क्या चलाऊं, तो किसी का मूड ही नहीं है एहतजाजी तहरीक चलाने का। तो अब देखते हैं कि वो क्या होता है। वो मई में रिहा होते हैं, खान साहब जून में रिहा होते हैं। जो एक सीनियर सहाफ़ी हैं उन्होंने भी इस हवाले से बात वगैरह की थी और एक प्रोग्राम के अंदर काफी इंफॉर्मेशन शेयर की। कुछ और दोस्त भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ की अपनी क़यादत के अंदर से लोग शेयर कर रहे हैं। एक तस्वीर में देख रहा था, ये तस्वीर सामने आप देख सकते हैं, एक AI जनरेटेड तस्वीर है। एक ट्रक है, उसके अंदर कोई शख्सियत बैठी हुई है, कोई सीनियर बंदा कोई बैठा हुआ है। चेहरा हमने ब्लर कर दिया है, शायद किसी सहाफी का उन्होंने बनाया। ये AI जनरेटेड तस्वीर है और पुराना सा ट्रक है और ट्रक के ऊपर बत्ती लगी हुई है। तो बुनियादी तौर पे वो ये कह रहे हैं कि आ जाएं, आपको जो है बत्ती के पीछे लगाएं। तो ये वो जो मुज़ाकरात वाली बात है उसके ऊपर और वो रिहाई वाली बात, कुछ लोग उसके ऊपर ये कह रहे हैं। पर वल्लाह आलम आने वाले दिनों में क्या सूरत-ए-हाल बनती है। लेकिन फिलहाल ये कुछ लोग कह रहे हैं कि आ जाओ, हम आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाएं। इस तरह के तज्जिए तबसरे हो रहे हैं। सिंध के गवर्नर हैं जनाब कामरान टसूरी साहब, उन्होंने ये फरमाया कि हुकूमत और अफवाज PTI के उन कारकुनों को आम माफी देकर रिहा करें जो बैरूनी साजिश का शिकार हुए। कामरान टसूरी साहब ये कह रहे हैं जी, बुनियादी तौर पे जो 9 मई के केसेस वगैरह हैं, दीगर जो केसेस हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के ऊपर, उन लोगों को माफ कर दिया जाए, आम माफी का उन लोगों के लिए ऐलान किया जाए। ये जनाब कामरान टसूरी साहब मुतालबा कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इन्हीं केसेस के अंदर कैद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उन्होंने जेल से खत लिखा है, जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, उमर सरफराज चीमा साहब हैं और मियां महमूद रशीद साहब हैं। उन्होंने लिखा है जनाब के पाकिस्तान में, उनका खत ये सामने आप देख सकते हैं, मैं जरा आपको पढ़ के सुनाता हूं। पाकिस्तान में निजाम अदल की हालत तो पहले ही खराब थी, उन्होंने ये लिखा, और किसी को इस पर एतबार नहीं रहा था। अलबत्ता हमारा जो मुतालबा फेयर ट्रायल का है उसमें मजीद नाइंसाफी हो रही है, हालात मजीद बिगड़ते जा रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि जी गुज़िश्ता कल लाहौर की इस दादे दहशतगर्दी अदालत में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने इस पूरे निजाम के ताबूत में आखिरी कील जो है वो गाड़ दी है। वकला और मुल्जमान मुकदमा नंबर 97 में अदालत के रूबरू पेश थे। प्रोसिक्यूशन की जानिब से वाज़ेह तौर पे बताया गया था कि आज सिर्फ एक गवाह मुकदमा में पेश किया जाएगा या वो गवाही देगा। लेकिन वकला और मुल्जमान जाने के बाद 9 मई के मुकदमात के स्टार गवाह जिन्होंने पूरे पाकिस्तान के सुकून को बर्बाद कर रखा है, एक का नाम हसाम अफजल है और दूसरे का नाम मोहम्मद खालिद है, उन्होंने अदालत के रूबरू पेश होकर गवाही दे दी। यानी पहले कहा गया कि जी सामने गवाही दी जाएगी, सबके सामने ये वो आके गवाही देंगे जब भी गवाही दी जाएगी, और कहा गया कि एक गवाह गवाही देगा। लेकिन बाद में जनाब जब मुल्जिमान चले गए और उनके वकला चले गए, उसके बाद ये कुछ लोगों ने आके गवाही दी। जो 2 स्टार गवाहों की वो बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी उन्होंने आके गवाही दी। आगे वो ये लिखते हैं कि जी मौजूदा अदालती तारीख में की ये सबसे बड़ी नाइंसाफी और दूसरे मानों में अदल का कत्ले आम है। अदालतों पर पहले ही हमारा जो एतमाद है उस पर हमें पहले ही बहुत सारी चीजों के ऊपर एतराजात हैं, अब रहती कसर भी निकल गई है।
آگے وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو گواہ ہیں دونوں، یہ مبینہ سازش کے گواہ ہیں جس پر 9 مئی کے فالس فلیگ آپریشن کی بنیاد رکھی گئی۔ ایسے سٹار گواہوں کو ملزمان کی عدم موجودگی میں پروسیکیوشن کی جانب سے عدالت میں پیش کر کے جھوٹی گواہی دلوانا انتہائی شرمناک فعل ہے اور پاکستانی آئین اور قانون کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ تو انہوں نے کہا جی ہماری عدم موجودگی میں ان لوگوں کو پیش کیا گیا اور ان سے گواہی دلوائی گئی اور یہ سٹار گواہ ہیں اور انہی کے بیان کے اوپر سارے جو 9 مئی کے ہمارے اوپر مقدمات ہیں وہ بنائے گئے ہیں، لہٰذا یہ بہت بڑی ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ اچھا، جہاں پہ ایک طرف سے وہ جیل سے یہ خط لکھ رہے ہیں، دوسری جانب آج صبح خبر آئی کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی جیل میں طبیعت خراب ہو گئی ہے اور ان کو جیل سے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ اب تک کی تفصیلات کے مطابق صبح کے وقت یعنی تقریباً کوئی فجر کے ٹائم کے اوپر ان کی طبیعت خراب ہوئی، ان کو دل میں تکلیف ہوئی، جس کی وجہ سے 1122 کی ایمبولینس کو بلایا گیا۔ اس ایمبولینس کے ذریعے شاہ صاحب کو ہسپتال منتقل کیا گیا اور وہاں پہ پھر ان کے ٹیسٹ وغیرہ ہو رہے ہیں، اور جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس وقت بھی بتایا یہ جا رہا ہے کہ شاہ صاحب ہسپتال میں ہی ہیں اور ان کے ٹیسٹ وغیرہ وہاں پہ کیے جا رہے ہیں۔ ان کی فیملی کو بھی یہی حکام بتا رہے ہیں کہ آگاہ کر دیا گیا ہے شاہ صاحب کی طبیعت کے حوالے سے۔ اچھا جی، عدالتی نظام کی بات کی جائے تو ایک طرف 9 مئی کے کیسز کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف عدالتی نظام کے اوپر، نظام عدل کے اوپر کوسچنز اٹھا رہی ہے۔ دوسری جانب مخصوص نشستوں کا جو کیس ہے اس میں سنی اتحاد کونسل نے سپریم کورٹ کے بینچ پر اعتراض اٹھا دیا۔ یہ بنیادی طور پہ جو سنی اتحاد کونسل ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کی ہی سیٹیں ہیں اور پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل نے جو اتحاد کیا تھا وہ سارا کیس جو چلا تھا مخصوص نشستوں کا وہ آپ کو پتا ہے۔ اب اس کا ریویو ہے۔ اب بنیادی طور پہ ریویو کو جو سنا جا رہا ہے، ریویو کے اندر سکوپ بڑا محدود ہوتا ہے، یعنی جب آپ کسی چیز کے کسی مقدمے کا ریویو کرتے ہیں سپریم کورٹ میں اس میں بڑی لمیٹڈ سی آپشنز ہوتی ہیں، لیکن اب یہ اعتراض اس پہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ اس مقدمے کو ایسے سنا جا رہا ہے کہ جیسے یہ اپیل کا مقدمہ ہے، اور وہ یہ اعتراض وہاں پہ انہوں نے اٹھایا ہے کہ بھائی ریویو وہی ججز سنتے ہیں جنہوں نے فیصلہ دیا ہوتا ہے۔ آپ نے نہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو اس بینچ میں ان کو حصہ بنایا، وہ تو آتھر ہیں اس فیصلے کے، تو ان کو تو شامل کرنا ضروری ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور دوسرا یہ ایک ریویو ہے، اس میں لمیٹڈ سکوپ ہے، اس کو تو اپیل کی طرح سنا جا رہا ہے۔ تو یہ بینچ کے اوپر انہوں نے اعتراض اٹھایا ہے اور کہا ہے کہ جناب منصور علی شاہ صاحب کو اور دیگر ججز جنہوں نے اس مقدمے میں فیصلہ دیا وہی اس کو سنیں اور یہ معاملہ دوبارہ جو کمیٹی ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے اس کو بھیجا جائے اور وہ نیا بینچ بنائے۔ کیا یہ اعتراض مان لیا جائے گا؟ کیا بینچ میں کوئی تبدیلی کی جائے گی؟ فی الحال تو یہ کہنا قبل از وقت ہوگا، لیکن یہ ایک اہم اعتراض سنی اتحاد کونسل کے وکیل نے وہاں پہ عدالت میں اٹھایا ہے۔ اچھا جی، قومی اسمبلی سے ایک بڑا امپورٹنٹ بل پاس ہوا ہے جس کے تحت اب اسلام آباد میں 18 سال سے کم عمر کا کوئی بندہ بھی شادی نہیں کر سکتا۔ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، نیشنل اسمبلی پاسز اے لینڈ مارک بل ٹو کریمنلائز چائلڈ میرجز ان اسلام آباد۔ بنیادی طور پہ اس میں یہ کہا گیا کہ جو اسلام آباد کا ایریا ہے یہاں پہ کوئی بھی شخص جس کی عمر 18 سال سے کم ہوگی وہ شادی نہیں کر سکے گا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ اوور آل پاکستان میں اس کا اطلاق ہوگا یا نہیں ہوگا۔ MNA شرمیلا فاروقی صاحبہ نے یہ بل پیش کیا تھا اور اس کو یونینمسلی تمام سیاسی جماعتیں جتنی بھی وہاں پہ موجود تھی سب کی مرضی سے، سب کی حمایت سے اس بل کو پاس کیا گیا۔ اچھا، پاکستان تحریک انصاف تحریک کی بھی بات کرتی ہے، کہا جاتا ہے کہ جی تحریک چلائی جائے گی، یہ ایکٹیویٹی کی جائے گی، وہ ایکٹیویٹی کی جائے گی۔ پنجاب کے حوالے سے بھی کافی پہلے تنقید وغیرہ بھی ہوتی رہی، اب جب سے عالیہ حمزہ ملک آئی ہیں انہوں نے کافی ساری چیزوں کو سٹریم لائن کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ جب بھی خان صاحب کا کوئی مقدمہ ہو تمام MP حضرات عدالت میں بھی آئیں اور پھر مختلف جو ریجنز ہیں پنجاب کے وہ اپنی ایکٹیویٹی بھی بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے، وہ کیا کر رہے ہیں، کون سا MPA کیا کر رہا ہے، کون سا ٹکٹ ہولڈر کیا کر رہا ہے، کس نے کتنی ریلیاں نکالی، کس کا کیا کردار تھا۔ اب اس حوالے سے عالیہ حمزہ ملک صاحبہ نے تمام رپورٹ تیار کر لی ہے، ان کو رپورٹس دے دی گئی ہیں۔ مختلف جو مانیٹرنگ کمیٹیز تھیں یا جو لوگ مانیٹر کر رہے تھے صورتحال کو کس کا کیا کردار ہے، پنجاب میں کون کیا کر رہا ہے، اس حوالے سے اب وہ رپورٹ تیار کر لی گئی ہے اور عالیہ حمزہ ملک صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ یہ رپورٹ جو ہے اب عمران خان صاحب کو پیش کی جائے گی۔ اچھا جی، انڈیا ناراض ہو گیا ترکی اور آذربائیجان سے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جو حالیہ جنگ ہوئی ہے اس میں ترکی اور آذربائیجان ہمیں ایسے لگا کہ وہ پاکستان کی سائڈ پہ کھڑے ہیں، یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے انہوں نے ان کے کچھ بزنسز وغیرہ کے اوپر پابندیاں لگانے کی بات کی ہے، کچھ پہ پابندی لگائی بھی ہے، اور انڈیا اس وقت سخت ناراض ہے ترکی سے اور آذربائیجان سے۔ دوسری جانب جناب صدر ٹرمپ صاحب نے کہا ہے کہ انہوں نے ایک شور شاٹ
न्यूक्लियर जंग को रोका है, एक जौहरी जंग को रोका है। अगर वो इंटरवीन ना करते, पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक जौहरी जंग हो सकती थी। ये सामने आप देख सकते हैं, एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि जनाब एक न्यूक्लियर वॉर को मैंने रोका है, एक जौहरी जंग को मैंने रोका है, और इसका काफी ज्यादा वो क्रेडिट लेने की कोशिश भी कर रहे हैं। वो दोनों ममालिक का भी जिक्र कर रहे हैं, कश्मीर का भी जिक्र कर रहे हैं। ये चीज भी इंडिया को पसंद नहीं आ रही। अच्छा, अब इसको देखते हुए, इसको मद्देनजर रखते हुए इंडिया ने एक नई स्ट्रेटेजी बनाई है, एक नया प्लान बनाया है। इंडिया ये समझता था कि हम ये कहेंगे और पूरी दुनिया मान जाएगी और सारी दुनिया कहेगी जी पाकिस्तान दहशतगर्द है, पाकिस्तान बड़ा बुरा है, पाकिस्तान ने ये किया, पाकिस्तान ने वो किया। तो वो जनाब ऐसा ही होगा जैसे वॉक इन द पार्क वाला साहब है ना, वो हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब इंडिया की पूरी दुनिया में सुबकी हो रही है, और वो जंग में जो इनके साथ हुआ वो तो आपने देखा ही। एक AI तस्वीर में देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर, ये सामने आप देख सकते हैं। इस तस्वीर में एक ड्रोन है और नीचे बच्चे लोग जो है ना, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बनाई गई तस्वीर, और बुनियादी तौर पे दिखाया कि पाकिस्तान की अवाम ने किया क्या इंडिया के साथ, कैसे उनके ड्रोन्स को डंडे, जूतियां, थप्पड़ मारे गए। दूसरी जानिब उनकी अफवाज के खिलाफ जो यहां से अफवाज ने कार्रवाई की, एयरफोर्स ने कार्रवाई की, वो भी पूरी दुनिया के सामने है। मैं नहीं कहूंगा कि वो थप्पड़ मारे, जूते मारे, मुनासिब नहीं लगता, लेकिन उन्होंने जो कुछ किया है वो पूरी दुनिया के सामने है। पर ये जनाब सारी चीजें इस तरह की सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा इस तरह की चीजें शेयर हो रही हैं। अब जंग की बात हो रही है तो एक और चीज भी मेरे सामने आई, एक तस्वीर मेरे सामने आई। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये किसी शख्स ने वर्दी पहनी हुई है, उनकी मूंछें हैं, और ये तस्वीर सोशल मीडिया पे मैंने देखी और मेरी नजर से गुजरी, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं और आप लोगों से पूछूं कि आप में से किस किस को पता है कि ये मौजूद शख्सियत कौन है, और कमेंट करके जरा हमें बताइएगा। इसलिए कि ये जंग असल में तो लड़ी इसी ने है, इसलिए कि जंग तो आपको पता है लड़ी मैदान में तो लड़ी नहीं गई भारत की साइड से, तो लड़ी तो इन्होंने ही है। किस जगह पे लड़ी है ये भी आपने मुझे बताना है। पर एनीवे मुझे बताइएगा कि जनाब ये मौजूद शख्सियत कौन सी है, अगर आप लोगों को समझ आता है। अच्छा, अब ये जो मिलिट्री महाज पे और सफारती महाज पे जो भारत को एक इबरतनाक किस्म की शिकस्त हुई है, काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, काफी उनकी सुबकी हुई है, उसको अब कवर करने के लिए वो सफारती चार्म के ऊपर जा रहे हैं। यानी वो अब सफारती मिशंस को फैला रहे हैं। वो दुनिया भर में अपने लोगों को भेजेंगे, अरकान पार्लियामेंट को भेजेंगे, जो जाके वहां पे लोगों से बात करेंगे। और उसमें इंटरेस्टिंगली बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट कम है, जो कमेटी वगैरह बनाई गई है उसमें भी गालिबन शायद उनके 2 हैं, बाकी दीगर पार्टियों के हैं। इंटरनेशनल सतह पे जो इन शख्सियत, जो सियासतदान इंडिया की तरफ से इसको लीड करेंगे कि कैसे इंडिया के हक में बयानियां बनाया जाए, उसका ताल्लुक भी कांग्रेस से है। शशि थरूर साहब, ये सामने आप देख सकते हैं, इंडिया का मीडिया इसको रिपोर्ट भी कर रहा है। मोदी गवर्नमेंट पिक्स शशि थरूर फॉर इट्स ग्लोबल आउटरीच प्लान इन US यूरोप अगेंस्ट पाकिस्तान। ठीक है, जो पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने ग्लोबल एक बयानिया बनाना है, उसमें शशि थरूर साहब को मोदी हुकूमत ने पिक किया है। वो जाके वहां पे बयानिया बनाने की कोशिश करेंगे। इनका ताल्लुक कांग्रेस से है। अच्छा, अब ये किस चीज की अलामत है? ये इस चीज की अलामत है कि मोदी की जो सफारती पॉलिसी थी, वो जो जयशंकर यहाँ पे आया था और यहाँ पे भी ज़ैनी गुलाम जो है वो पता नहीं क्या क्या बातें करते थे, पर चले मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता। पर एनीवे वो जो जयशंकर है, जिसको कहा जाता है जी वो बड़ा ये और वो, मोदी की पॉलिसी ऐसी और ये, वो इतने बुरे तरीके से नाकाम हो गई है कि अब इन्होंने ऑपोजिशन से बंदा मांगा है, कांग्रेस से बंदा मांगा है कि यार ये बंदा हमें दो, ये बाहर जाके बात करे। अब शशि थरूर बड़ी अच्छी बात करते हैं, सुलझी भी बात करते हैं, बड़ा आर्टिकुलेट है, और अब वो उसकी पर्सनैलिटी भी बड़ी अच्छी है, लोग उसको सुनते भी हैं। माजी में वो ऑक्सफोर्ड, जिसे आप कह सकते हैं, यूनियन के अंदर भी मुख्तलिफ डिबेट्स वगैरह में हिस्सा ले चुके हैं। बरतानवी मीडिया के ऊपर भी वो आते रहते हैं, इंग्लिश भी अच्छी बोलते हैं और बड़े आर्टिकुलेट हैं, और एक जो है कि वो प्रेजेंटेबल हैं। अब बीजेपी के अंदर तो कोई है ही नहीं है, क्या योगी को भेजेंगे? अब इतना योगी नाथ को भेजे ना जाके वो चलाए उनकी कैंपेन। तो जनाब अब उस शिकस्त के बाद भारत ने ये फैसला किया है कि हमने अपोजिशन पार्टी से मदद लेनी है, और शशि थरूर को जो है वो भेजा जाएगा बाहर, इनके साथ दीगर लोगों को भी भेजा जाएगा, और वो जाके वहां पे भारत का मुकदमा पेश करेंगे। तो ये क्लियर हो गया कि मिलिटरीली तो उनको जो शिकस्त हुई थी। अब इसके बाद, इस कमेटी के बनने के बाद, इन शख्सियात के नाम आने के बाद, ये बिल्कुल भारत की जानिब से एतराफ है कि उनकी जो खारजा पॉलिसी थी, मोदी साहब की जो खारजा पॉलिसी थी, जो नफरत पे मबनी खारजा पॉलिसी, वो भी मुकम्मल तौर के ऊपर नाकाम हो गई है।
अब जिस तरह मैंने पहले भी आपके साथ खबर शेयर की अजरबैजान वाली और तुर्की वाली कि भारत उनसे नाराज हो गया, अब ऐसे मौके के ऊपर आप टेंट्रम तो नहीं थ्रो करते ना। आप देखते हैं कि जनाब हमने क्या लूज किया, हमने क्या गेन किया, कहां पे हमारा कैसा नुकसान हुआ, किस तरह नुकसान हुआ, क्यों नुकसान हुआ। सो वो बहुत सारी चीजें हैं। अब आप हर मुल्क से तो नाराज होकर नहीं बैठ जाएंगे। बहुत सारे अब ऐसे मगरबी ममालिक हैं, वो भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की एक तरह से तायीद कर रहे हैं। तो ये आप चीजें तभी बेहतर कर सकते हैं जब आपकी हुकूमत की खारजा पॉलिसी बेहतर होगी और आपकी पॉलिसीज किसी रैशनैलिटी के ऊपर बेस्ड होंगी। जब नफरत के ऊपर आपकी पॉलिसीज बेस्ड हो और ये बताया जा रहा हो कि जी न्यू नॉर्मल है, जब हमारा दिल करेगा हम पाकिस्तान में हमला कर देंगे। फिर आगे से जो न्यू नॉर्मल मिला है वो मेरे ख्याल में काफी नॉर्मल था, उसके बाद काफी नॉर्मलाइज हालात हुए हैं वहां पे भी और सुकून आया है मोदी साहब को भी और उनकी पूरी हुकूमत को। जी ये अब तक की थोड़ी सी तफसीलात हैं। मोदी का कंप्लीट फेलियर फौजी मैदान में, सफारती मैदान में। हालत ये आ गई है कि वो कांग्रेस जिनके ऊपर ये इल्जामात लगाते रहे अब उन्हीं से बंदे मांग के दुनिया में भेज रहे हैं। और मोदी के जो इतनी बड़ी जमात है उसमें कोई इतना आर्टिकुलेट नहीं है, इतना कोई ऐसा सेन बंदा नहीं है जो बाहर जाके बयानियां बना सके। और उसकी क्या वजह है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नफरत पे मबनी बयानात देते हैं, कभी इसके खिलाफ बात करते हैं, कभी उसके खिलाफ बात करते हैं। अब उनका जो अपना बयानिया है वो पूरी दुनिया में इतना मशहूर है कि उनकी रेपुटेशन डैमेज हो चुकी हैं। जिस तरह मैंने पहले भी एक दफा आपके साथ शेयर किया था कि माजी में लोग इनको जानते थे कि जी वहां पे ताजमहल है, स्पाइसेस हैं, बॉलीवुड है, इंडिया बड़ी डार्लिंग होता था वेस्ट की, वेस्टर्न मीडिया की। लेकिन जब से ये लोग आए हैं, अगर मोदी के आने से और इस नजरिए के आने से किसी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है तो वो भारत के अपने इमेज को नुकसान पहुंचा है, और जिसका नतीजा अब आप देख रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।